नमस्कार, हमारी खास पेशकश शादी आबादी में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। एक स्वस्थ और सशक्त लड़की ही एक स्वस्थ महिला के रूप में विकसित होती है। एक स्वस्थ मां स्वस्थ परिवार और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करती है। समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वस्थ भारत के लिए महिलाओं के स्वास्थ्य का जिक्र करते रहे हैं और जरूरी कदम उठाने की बात भी कहते रहे हैं। इसके बावजूद आंकड़ों में मातृ और शिशु मृत्यु दर, कुपोषण और प्रसव के दौरान होने वाली मृत्यु कम होने का नाम नहीं ले रही है। महिलाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकारें भले ही स्वास्थ्य सेवाएं और योजनाएं उपलब्ध करा रही हों, लेकिन सवाल ये उठता है कितनी महिलाओं को इन स्वास्थ्य सुविधाओं का फायदा मिल पा रहा है या फिर इनके बारे में पूरी जानकारी है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कमी कहां रह गई है, जिसकी वजह से अधिकतर महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। कई बार समय पर इलाज न मिल पाने के कारण उनकी जान भी चली जाती है। तो आज हम यही जानेंगे कि महिलाओं को मिलने वाली मेडिकल फैसिलिटी की हकीकत क्या है, इन तक ये पहुंच रही है या नहीं। महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर सरकार भले ही फिक्रमंद हो, लेकिन योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियों की कहीं न कहीं लापरवाही भी देखने को मिलती है। क्योंकि लगातार एक तरीके से हम देखें जो स्कीम्स होती हैं, सुविधाएं होती हैं, इसका जिक्र तो होता रहता है, लेकिन असल में आखिर कमी रह कहां जाती है? क्या लापरवाही हर बार वजह बन जाती है या फिर घपले हर बार वजह बन जाते हैं या इच्छा शक्ति हर बार वजह बन जाती है? बहरहाल वजह कुछ भी हो, मेडिकल फैसिलिटीज अभी भी महिलाओं को पूरी तरह से मिल नहीं पा रही है। और किस तरह से घपला हो रहा है, जरा एक रिपोर्ट में देखते हैं। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है और एक महिला का स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ जिंदगी को जन्म देता है। इसी मकसद के तहत यूपी में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं की प्रसव के दौरान होने वाली मौतों को रोकने के लिए जननी सुरक्षा योजना चलाई हुई है। इस योजना के तहत सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रसव कराने वाली महिलाओं को 1400 रुपए की अनुदान राशि दी जाती है। लेकिन इस योजना का फायदा महिलाओं को कम और कानपुर देहात के कुछ चिकित्सक और स्वास्थ्य अधिकारी को घपला के रूप में ज्यादा मिल रहा है। हाल ये है कि जननी सुरक्षा योजना के तहत दिए जाने वाले अनुदान राशि के चेक को आशा बहुओं के नाम पर काटा जा रहा है ताकि पैसों को हड़पा जा सके। लेकिन ये घपला यही नहीं रुकता, बल्कि इन चेकों की रकम को 1400 से बदलकर 21,400 भी कर लिया जाता है। पिछले कई महीनों से चल रहे इस खेल की भनक लगने पर सीएमओ कानपुर देहात डॉक्टर किरण सिंह ने इस मामले की जांच डिप्टी सीएमओ डॉक्टर वीपी सिंह को सौंपी तो सारा खेल सामने आ गया। अब स्वास्थ्य विभाग ने मामले का खुलासा होने पर 8 घपलेबाज अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। लेकिन सवाल ये है कि महिलाओं के स्वास्थ्य के नाम पर दी जाने वाली सुविधाओं में घपले का ऐसा खेल केवल एक ही सीएचसी पर हुआ या इस तरह के कारनामे और भी जगह अंजाम दिए जा रहे हैं। देखना ये होगा कि कैसे ऐसे घपलों पर रोक लगेगी ताकि महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं का फायदा मिल सके। कानपुर से अरुण अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तो एक मामला सामने आया है, इसलिए कितने मामले होंगे इसके बारे में अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और इसीलिए ये सवाल उठता है कि दरअसल जो कोशिशें होती हैं महिलाओं को उनके स्वास्थ्य को लेकर, वो क्या उन तक पहुंच पाती हैं, और अगर नहीं तो कमी कहां रह जाती है। बहुत महत्वपूर्ण इस सवाल इसीलिए है क्योंकि किसी भी स्कीम की या सुविधा की शुरुआत दरअसल इसीलिए होती है कि उसका फायदा उठाया जा सके। लेकिन यहां अभी हमने आपको सिर्फ एक मामला दिखाया है जो कानपुर से हमें देखने को मिल रहा है। जननी सुरक्षा स्कीम के तहत जो अनुदान राशि है 1400 रुपए की, जो महिलाओं को पहुंचनी चाहिए, वो उन तक पहुंच नहीं पा रही है और घपला कर दिया जा रहा है। किसी दूसरी स्कीम में इस चेक को बांट दिया जा रहा है और इसका जो मकसद है इस अनुदान राशि का, वो ये है कि महिलाएं प्रेगनेंसी के बाद भी सही तरीके से दवाइयों का इस्तेमाल कर सके, उन तक दवाइयां पहुंच सके और अपनी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो दूर कर सकें। अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि जब हॉस्पिटल में कई बार महिलाएं अपनी जांच के लिए पहुंचती हैं तो डॉक्टर्स की कमी हो जाती है,
जो फीमेल वार्ड होते हैं वहां पर बेड सफिशिएंट नहीं होते हैं। तो ऐसे में जो तमाम बातें कही जाती हैं, क्या हकीकत में ये पूरी हो रही हैं? क्योंकि हर बार कोई मामला सामने आए, क्या उसी के बाद हकीकत सामने आएगी? कहां कमी रहती है? इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कानपुर से डॉक्टर मनीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, मैं एक सवाल ये जानना चाहती हूँ, जैसे अभी हमने दिखाया भी कि कानपुर का ही मामला, कानपुर देहात का एक मामला आया जहां पर अनुदान राशि मिलनी चाहिए थी 1400 रुपए की महिलाओं को, लेकिन ये घपले के तौर पर दूसरी स्कीम में ट्रांसफर कर दी गई। क्या ये समझे कि इस तरीके से एक स्वस्थ भारत का निर्माण होगा? क्योंकि कहते हैं कि अगर महिला स्वस्थ है तभी उसका बच्चा स्वस्थ होगा, उसका परिवार स्वस्थ होगा। तो क्या इस तरीके से हेल्प की जाएगी? जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सरकारी अनुदान ऊपर से आते हैं, लेकिन जो महिलाओं को जिनको कि इसका फायदा मिलना चाहिए, ये उनको नहीं मिलता है। और इस तरह से पब्लिक में एक अविश्वास की भावना घर करती जा रही है और उसका लाभ वो न उठा के वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ ही या नर्सिंग होम्स की तरफ ही जाते हैं, जहां पर कि उनको ये विश्वास है कि हमारे पैसे लगेंगे और लेकिन हमें उचित सलाह और उचित सुविधा मिलेगी। सरकारी में पैसों का अनुदान भी उनको लुभा नहीं पा रहा है और वो अपनी सब सुविधाओं के लिए, स्पेशली जननी सुरक्षा योजना का जैसा कि आप जिक्र कर रही हैं, मरीज को विश्वास ही नहीं है। पब्लिक को विश्वास उठ चुका है इसमें जो भी अनियमितताएं चल रही हैं उनके। अच्छा, आप डॉक्टर हैं, मैं ये थोड़ा समझना चाहती हूँ डॉक्टर मनीषा कि आपके पास भी महिलाएं आती होंगी। कई बार अगर हम खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर जो योजनाओं की शुरुआत होती है या किसी भी सुविधाओं की शुरुआत होती है, उसका मकसद यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक वो तमाम बातें और तमाम सुविधाएं, व्यवस्थाएं पहुंच सके। हकीकत में आप एक डॉक्टर हैं, आपको ये लगता है कि वो सुविधाएं मिल पा रही है महिलाओं को? ये कई बार ये देखा जाता है कि एक बच्चे को जन्म देने के दौरान एक महिला की मौत हो जाती है क्योंकि उसको मेडिकल फैसिलिटी जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती है। तो कैसे ये तमाम चीजें कही जाती हैं कि सुविधाएं हो रही हैं? देखिए, इसके कुछ कारण हैं और कारणों के निदान भी हैं जो कि सबको स्पष्ट हैं। फिर भी आप जानना चाह रहे हैं तो ये है कि उन महिलाओं को और पब्लिक को जो उनके घर के गार्जियन हैं, पहली बात तो ये कि वो जब आपात स्थिति पड़ती है वहां जाते हैं तो वहां पे सुविधा ही नहीं है कुछ। खून की जांच, मरीज को एनीमिया है तो खून की जांच के लिए उनके पास उपकरण नहीं है। ब्लड ग्रुप की जांच, अल्ट्रासाउंड की मशीनें तो बहुत अच्छी अच्छी हैं लेकिन वो पड़ी पड़ी वहां जंग खा रही हैं, या उनके नाम पे उनसे सुविधा शुल्क मांगा जाता है, या फिर और जब मरीज की स्थिति बहुत खराब हो जाती है तो फिर वो प्राइवेट सेक्टर या नर्सिंग होम की तरफ जाता है, क्योंकि वहां पे उसे विश्वास है कि एक कुशल डॉक्टर के द्वारा बड़ी अच्छी बात यहाँ पर उचित सलाह। दरअसल जैसे जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो जंग खा रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और पूरी तरीके से जैसे कि खून की जांच के लिए भी जो उपकरण है वो मौजूद नहीं है। ऐसे में हम कैसे दावा कर सकते हैं कि नहीं, बहुत मेडिकल फैसिलिटीज बड़ी बेहतर मिल रही है? इस पर मैं आपसे आगे भी चर्चा करूंगी। एक दर्शक है, आशुतोष है हमारे साथ हरदोई से। अभिजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरदोई से। अभिजीत, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल ही बदहाल हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरदोई जनपद में पूरी तरीके से स्वास्थ्य सेवा बदहाल हो चुकी है। यहाँ पर तो जो महिलाएं हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए, जो उपचार के लिए जो मिलना चाहिए वो नहीं सही से मिल पा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीषा। जिस तरीके से भी सुना भी आपने, एक दर्शक हमें कह रहे हैं कि जो एक पूरी व्यवस्था होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही है। आप भी जैसे बता रही हैं कि इक्विपमेंट जंग खा रहे हैं, या फिर अगर मेडिकल फैसिलिटी के तहत ही ब्लड चेकअप भी होना है, ब्लड सैंपल लिया जाना है, तो भी कहीं के कोई अरेंजमेंट नहीं होते। तो इसके पीछे कमी कहां पर रह जाती है? देखिए, एक तो विश्वास की बात है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर स्पेशली हेल्थ में अपना विश्वास खो चुके हैं। जनता को, चाहे उसके पास पैसा है या नहीं है, उसको ये विश्वास नहीं है कि मैं सरकारी अस्पताल में जाऊंगा तो मुझे उचित समय या इलाज मिलेगा। अब जैसे एक मैं छोटा सा उदाहरण देना यहाँ ये चाहूंगी, बहुत कम शब्दों में। अभी मैं शहर, हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी के बहुत ही वीआईपी हॉस्पिटल में गई, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ।
मेरी एक साथ की ही डॉक्टर वहां थी और उनसे मैं मिलने गई तो पता चला कि वो इमरजेंसी ओटी में है और सीजेरियन कर रही हैं। और मैं जब उन्होंने कहा मुझे उनसे मिलना है, मैं वहां पहुंची तो वहां पे क्या हालत थी वो मैं बहुत कम शब्दों में बयान करूंगी कि वो वैसी हालत अगर मेरे ऑपरेशन थिएटर में हो तो शायद मैं किसी को घुसने ना दूं। किसी के भी चेहरे पे ना मास्क था ना टोपी थी। जी जी। जो डॉक्टर्स कंपाउंडर्स आया थी वो बिना कपड़े बदले, बिना एप्रन पहने, आप बता रही हैं डॉक्टर मनीषा में जिसमें कि वो खाना खाते हैं। एक बात मुझे बताइए कि आप जैसा बता रही हैं, आपने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ऑपरेशन थिएटर में कैसे ऑपरेशन चल रहा था। जी बिल्कुल, पूरी की पूरी लापरवाही थी। यहाँ तक कि जो जरूरी चीजें थी उनका भी ध्यान नहीं रखा गया था। ऐसे में जैसा अभी आपने कहा कि अगर आपको वो केस डील करना होता तो आप तो मना कर देती, तो ऐसे में हम कहें कि डॉक्टरों को भी मिलकर ही कदम उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब यही बात है कि यही प्राइवेट सेक्टर में होता है तो वहां एक एक स्टाफ कैप मास्क में होता है। हमारी ऑपरेशन थिएटर में वो बिना चप्पल बदले, बिना कपड़े बदले, बिना मास्क कैप लगाए, हाथ धोए वो अंदर एंटर नहीं हो सकता है। ऐसे में वो मरीज जिसका ऑपरेशन की हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी के वीआईपी हॉस्पिटल में हो रहा है और वही दूसरे मरीज का ऑपरेशन एक प्राइवेट नर्सिंग होम, चाहे वो छोटा सा हो, वहां पर ऑपरेशन हो रहा है, तो उसमें उस महिला की हेल्थ, उसके महिला के स्वास्थ्य, बाद में उसका इन्फेक्शन, बाद में उस पे एनीमिया, बाद में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को हम कैसे सचेत कर पाएंगे? हम ये तो मैं आपको राजधानी की हालत बता रही हूं। तो अब आप सोचिए कि हमारे जो हरदोई की, जैसे वो मिस्टर अभिषेक बात कर रहे थे, वहां पर और दूसरी छोटी जगहों में जो बिल्कुल रिमोट एरियाज हैं, वहां के सरकारी अस्पताल में तो डॉक्टर्स ही नहीं अवेलेबल है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि हमें हर बार ये सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस तरीके की क्यों तमाम चीजें देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि अच्छा खासा पैसा सरकार खर्च करती है, उसके बाद भी सरकारी अस्पतालों की जो सूरत है खासतौर पर सुविधाओं के नाम पर वो क्यों नहीं बदलती, जैसा भी आप एक मामला भी बता रही हैं। आज हम इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं कि क्या महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर जो बातें होती हैं वो पूरी हो पा रही हैं, और क्या एक जो बिना स्वस्थ एक तरीके से कहें कि महिलाओं को अगर फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है और अगर उनका हेल्थ किसी भी तरीके से प्रभावित हो रही है तो क्या इससे एक अच्छे भारत का निर्माण हो सकता है? क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बात कहते रहे हैं कि एक स्वस्थ भारत के लिए महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी है। कदम लगातार उठाने की बातें हो रही हैं, लेकिन क्या ये जो कदम है और ये जो मकसद है ये पूरा हो पा रहा है? इसी पर हम बातचीत करें। डॉक्टर मनीषा कानपुर से हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता अनिला सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिला जी, एक बात मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ये बातें तो हर बार होती हैं कि महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा एक तरीके से देश निर्माण के लिए, परिवार निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए जरूरी है। व्यवस्थाएं तो हो चुकी है, जैसे भी डॉक्टर मनीषा भी एक एग्जाम्पल बता रही थी, लेकिन ये महिलाओं तक पहुंच क्यों नहीं पा रही है? कैसे पहुंचेंगी ये तमाम सुविधाएं? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि विल नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है सरकार की कि जो एक कहते हैं ना, बिल्कुल मूल सुविधाएं एक महिला को जो मिलनी चाहिए, एक गर्भवती महिला को मिलनी चाहिए, या एक स्तनपान कराती हुई महिला को मिलनी चाहिए, या एक मैं कहती हूँ टीनेजर बच्ची को मिलनी चाहिए। यहाँ पर अगर मैं अपने देश की बात करूं और खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो शायद यहाँ पर महिलाओं को आज भी एक सेकंड रेट सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। आप अस्पताल में चले जाइए, वहां पर बहुत सी बार मैंने खुद भी इस चीज को देखा है कि दवाइयों की इतनी कमी होती है। पता चलता है कि भाई जो कई बार बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है डिलीवरी के बाद, उसको कंट्रोल करने के लिए दवाइयां वहां पे नहीं होती हैं, और बहुत सी बार ये होता है कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और फिर पेशेंट को जो है प्राइवेट अस्पताल वगैरह में उनके परिवारजन लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ भी देख लीजिए, अगर अस्पताल में आप चले जाए, इवन जो विटामिन हैं या बेसिक जो चीजें दवाइयां होती हैं बेहद सस्ती होती हैं, जेनरिक मेडिसिन होती हैं, पर घोटाला इतना जबरदस्त है यहाँ सरकारी महकमे में, सरकारी अस्पतालों में, कि जो बेसिक से बेसिक मेडिकेशन होता है वो भी उपलब्ध नहीं हो पाता है महिलाओं के लिए। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है और बहुत विचारणीय वाला बिंदु भी है कि अगर हमारी माँ,
अगर हमारी पत्नी, अगर हमारी बेटी, अगर ये इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो क्या ये परिवार को संभाल पाएंगी? उस परिवार में केवल महिलाएं नहीं होती हैं, पुरुष भी होते हैं। तो पुरुषों को ये समझ लेना चाहिए कि भाई ठीक है, हो सकता है आप एक अच्छे परिवार से आ रहे हो, आप अपने परिवार की महिलाओं को एक अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड कर सकते हो, पर हमें ये ओवरऑल एक सिनेरियो देखा जाए तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली भी महिलाएं हैं और निम्न वर्ग की भी हैं, मध्यम वर्ग की भी हैं, हर लेवल की महिलाएं हैं। हमें बिल्कुल सोचना चाहिए कि हमें एक यूनिवर्सल कुछ तो आप लॉ लेकर आओ यार। केवल आप कागजों में लेकर आते हो कि भाई चीजें ये होनी चाहिए, अगर आप धरातल पे देखें तो वो कुछ भी वहां पे नहीं होता है। एक दर्शक है इलाहाबाद से हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कैसे स्थितियों में बदलाव आएगा? हेलो जी बताइए, अपनी बात रखिए। मैम, जो हमारे यहाँ पे इलाहाबाद में, बताइए। जो हमारे इसमें इलाहाबाद में एक हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है। आप टीवी का वॉल्यूम पहले कम करिए और इसके बाद अपनी बात रखिए। जो सरकारी हॉस्पिटल है हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं थी। मैंने अपनी मिसेज का ही वहाँ पे इलाज कराया था, लेकिन वहाँ पे कोई फैसिलिटी, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर छोटा छोटा ब्लड टेस्ट कराना हो या कुछ भी कराना हो तो उसके लिए भी हमें बाहर हॉस्पिटल है, सद्भावना हॉस्पिटल प्राइवेट है, वहाँ पे भेजते हैं इलाज कराने के लिए। कोई भी छोटी छोटी दवाइयों के लिए बाहर रेफर करते हैं कि आप बाहर से दवाई लेके आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर मनीषा, एक बात ये मुझे बताइए, जैसा भी आप जिक्र भी कर रही थी कि प्राइवेट और सरकारी दोनों हॉस्पिटल्स की अगर कंडीशन देखें तो बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोगों को पैसा भी ज्यादा देना पड़ता है, सुविधाएं भी ज्यादा होती हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों की बात करें तो ऐसा नहीं कि सरकार की तरफ से उनको सुविधाएं नहीं है। पैसे बहुत लगाए जाते हैं, फंड्स बहुत दिए जाते हैं, डॉक्टर्स के स्पेशल अपॉइंटमेंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी हम कहें तो ध्यान क्यों नहीं हो पाता? क्या ये कहें कि जो घपला करना है वो बड़ा आसान है, या मॉनिटरिंग नहीं होती है समय समय पर, इसलिए तमाम चीजों पर पर्दा पड़ता रहता है और लोग आराम से ये कहें कि अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारी समझे बिना ही इलाज कर रहे हैं? जी, इसका मुझे लगता है कि मुख्य मुद्दा ये है कि जो करने वाले हैं, जो सुविधाएं देने वाले हैं, जो प्रोवाइडर साइड पे हैं, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। हम प्राइवेट सेक्टर में यदि इतनी सी भी कोई लापरवाही करेंगे, मतलब हमें 10 में से 10 रिजल्ट लाना है, तो सरकार में सरकारी जो भी महकमे में लोग हैं उनकी 10 में से 4 की भी जवाबदेही नहीं है। तो उनको लगता है हमारी तो सैलरी मिल रही है, घोटाले से हमें भी पैसा मिल रहा है और हमें किसी को जवाब भी नहीं देना है, ना जनता को देना है और ना ही जो उसके सेक्टर के लोग हैं उनको देना है, और केवल कागजी कार्रवाई करके वो छूट जाते हैं, दिखा देते हैं आंकड़े कि हमारे पास इतने मरीज आए, इतना खर्चा हुआ, इतना हुआ, इतनी दवाइयां दी गई। तो ये मुझे लगता है एक सबसे बड़ा है कि उन पे डायरेक्ट कोई असर नहीं आता है। यानी कि जो डर है कार्रवाई का वो दरअसल नहीं रहता है, शायद इस वजह से भी कहीं ना कहीं चीजें उस तरीके से राइट डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ पा रही। डॉक्टर मनीषा, आपके पास मैं लौटूंगी। एक दर्शक है हमारे साथ, डॉक्टर है मेरठ से सुरेश, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैडम, डॉक्टर मनीषा जी से ये कहना चाह रहा हूँ मैं, हाँ, कि ये बता रही हैं कि सरकारी अस्पतालों में ये कमी रहती है, ये कमी। सभी सरकारी अस्पतालों के बेसिक्स में आप लोग नहीं जाते। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ऊपर से नीचे तक आज से नहीं कि सपा सरकार में ऐसा हो रहा है, पिछले 15 साल 20 साल से लगातार रिश्वतखोरी इतनी बढ़ी हुई है कि अपने डॉक्टरों तक को नहीं छोड़ते लोग वहाँ पे। ठीक है, उनसे उनकी सैलरीज में, उनके भुगतानों में जो तमाम तरह के डिफरेंट भुगतान होते हैं, ठीक है, उन सब में रिश्वतखोरी होती है, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट मरीज तक तो पहुंचेगा ही। इसकी बात कभी भी मीडिया नहीं करती किसी भी फोरम पे, ठीक है, चाहे वो कोई भी उनका ऑफिस हो, डायरेक्ट शासन से लेके नीचे तक जो जितने भी ऑफिस हैं, हर जगह उनसे उम्मीद, उन्हीं के डॉक्टरों से उम्मीद की जाती है कि इतना पैसा दे देंगे तो इनका ये काम होगा। ठीक है मैडम, तो कहीं न कहीं ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है, यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जो व्यवस्थाएं डॉक्टर्स के लिए भी होती हैं वो भी उन्हें नहीं मिलती है और इसका इम्पैक्ट पेशेंट्स पर पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। अनिला जी, मुझे ये बताइए कि क्या ये तर्क पूरी तरीके से सही कहा जा सकता है? देखिए, बहुत बड़ी विडंबना है। ये तो सरकारी अस्पतालों की आप बात उठा रहे हैं, आप कोई भी सरकारी महकमा उठा लीजिए और वहां पर जो सरकारी अधिकारी से लेके बाबू तक, मैं कहती हूँ कोई भी महफूज नहीं रह गया है। अगर कोई भी काम आपको करवाना है
तो जो वहां पे रिश्वत का रेट है वो आपको देना पड़ेगा। ये मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो इन्होंने बात कही है इसमें सत्यता भी है, पर मैं वहीं पे ये भी कहूंगी कि भाई अगर डॉक्टर्स भी इस चपेटे में आ रहे हैं और जिसका खामियाजा जो मरीजों को उठाना पड़ रहा है, तो डॉक्टर्स को तो कम से कम एक हो जाना चाहिए, क्योंकि जब वो डॉक्टर बनते हैं वो शपथ लेते हैं कि उनकी जो पूरी लाइफ रहेगी वो मरीजों के लिए डेडिकेटेड रहेगी। तो अगर इस प्रकार की कोई बात है जहां उनको लग रहा है कि जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए सरकारी महकमे से इलाज करने के लिए मरीजों के लिए और वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो सबसे पहले तो वहां के डॉक्टर्स को ही आवाज उठानी चाहिए। और आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया जो है इतना मजबूत हो चुका है, अगर कहीं आवाज उठेगी और ये लोगों के बीच में ना जाए, ये हो ही नहीं सकता है। तो मैं तो ये कहूंगी आपके चैनल के माध्यम से भी, क्योंकि देखिए जो भी हेरा फेरी भ्रष्टाचार जो भी कुछ हो रहा है मुझे समझ में नहीं आता, कम से कम मरीजों के साथ तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जान जो है वो डॉक्टरों के हाथ में देते हैं, पूरे भरोसे के साथ आते, कहते ऊपर ईश्वर है तो नीचे डॉक्टर है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इस जो सरकारी अस्पतालों का महकमा है इनको भी एक शुरुआत करनी चाहिए। और मैं एक और बड़े मजे की आपको बात बताऊं, जैसे अभी मेरे से पहले शायद डॉक्टर मनीषा भी कह रही थी कि सरकारी अस्पतालों का ये आलम है कि वहां पर जब दवाइयां ठीक से नहीं मिलती हैं या इलाज ठीक से नहीं होता है तो फिर जो मरीज हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ चले जाते हैं। पर हाँ, कुछ तो प्राइवेट अस्पताल बहुत अच्छे हैं, पर मैंने ये देखा है जो ग्रामीण इलाकों में आप चले जाइए तो वहां पे BDMS या क्वैक डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और सर्जरी तक कर डालते हैं। और जो आम जनता है, जो गरीब जनता है और अनपढ़ जनता है, वो ये सोचती है कि नहीं ये प्राइवेट डॉक्टर हैं तो सरकारी अस्पताल से हमें बेहतर इलाज मिलेगा। और आप विश्वास करिए कि एक क्वैक जो कि सर्जन है भी नहीं और वो सर्जरी परफॉर्म करता है। तो ये कहीं ना कहीं जनता का जो विश्वास उठ चुका है वो दोबारा वापस लाने की बहुत आवश्यकता भी है। डॉक्टर मनीषा, ये बताइए, एक डॉक्टर हमारे साथ थे मेरठ से, डॉक्टर सुरेश, वो जो बात कर रहे हैं कि तमाम जो एक तरीके से जो मुश्किलें हैं वो डॉक्टर्स को भी फेस करनी पड़ती है, इस वजह से पेशेंट्स के ऊपर जो वो परेशानी जो होती है वो पेशेंट्स के साथ निकलती है। क्या अगर ऐसी कोई समस्या है तो डॉक्टर्स को इसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठानी चाहिए? देखिए, बाकी मैं इस बात से तो उनकी सहमत हूं कि डॉक्टर्स को परेशानी उठानी पड़ती है, ये तो उन्होंने सरकारी की बताई है। और प्राइवेट सेक्टर में हम लोगों को, डॉक्टर्स को क्या परेशानी उठानी पड़ती है वो तो हम तक ही रहती है। लेकिन मुझे इस बात से मैं थोड़ा सा असहमत हूं कि इसका खामियाजा मरीज को भुगतना पड़ता है। प्राइवेट सेक्टर में तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है, सुविधा के नाम पे तो नहीं है। हाँ, शुल्क जरूर उनका बढ़ जाता है, क्योंकि आजकल जैसे डॉक्टर्स को है तमाम ये टैक्स हैं, वो टैक्स हैं, आपके ये तमाम सुविधा शुल्क बढ़ गए हैं, तो उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर मरीज के सुविधा या उसके बिल पे तो पड़ सकता है थोड़ा सा, वो भी परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट होके थोड़ा सा पड़ता है। लेकिन इस पैसे को लेके मरीज को सुविधा ना मिले, ये इस बात से मैं थोड़ा सा असहमत हूं कि जो सुविधा, जो अगर कोई औजार, कोई मशीन हमारे पास है तो उसका उपयोग करने में हमें मरीज के ऊपर डायरेक्ट कोई असर तो नहीं पड़ना चाहिए, उसकी सुविधा मरीज को मिलनी चाहिए। ये बजाय इसके कि वो अल्ट्रासाउंड मशीन ताले में बंद रखी रहे तो उसका इस्तेमाल करके कि उसके ट्रेंड डॉक्टर वहां नहीं है, या डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर अपनी क्लिनिक वहां पे सरकारी अस्पताल छोड़ के वो अपनी क्लिनिक पे बैठे हैं। इस तरह की प्राइवेट सेक्टर में तो ऐसा नहीं है कि हम अपने, जब चेकिंग होती है तब ये रियलिटी समझ में आती है। दरअसल ड्यूटी सरकारी अस्पताल में लगी है, लेकिन मुनाफा कमाने इसका मुझे लगता है कि बिल पे असर पड़ सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इन बातों के, लेकिन यही देखना होगा कि तमाम चीजों को अलग रखते हुए कब और कैसे एक महिला के स्वास्थ्य पर सही तरीके से ध्यान दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीषा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनिला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो आधी आबादी में महिलाएं से जुड़े इसी तरीके के और भी टॉपिक हम उठाते रहेंगे। अगर आप भी हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है aadhiabadi@zmedia.slgroup.com। आप हमें मेल कर सकते हैं अपने सुझाव भी। आज के लिए इतना ही, मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।